नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी के Q&A 4 एपिसोड में। दोस्तों ये एपिसोड लाने में काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आ रही थी जिसके बारे में मैं आपको वन बाय वन करके अपडेट करता हूं। लेकिन इसमें मैंने जो क्वेश्चंस उठाए हैं वो मैंने कोशिश की है कि वो पुराने से पुराने हों। जो क्वेश्चंस मेरे से फेसबुक पे पूछे गए थे उन्हें मैंने पहले उठाया है। इसके अलावा जो Q&A 3 वाले एपिसोड में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे मैंने कुछ कमेंट्स वहाँ से उठाए हैं और उन सवालों के जवाब आपके 8 से 10 सवाल होंगे जिनके जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो अगर अगली बार आपको सवाल पूछना होगा तो कहां पूछना होगा ये भी मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो पहले सवाल पे आते हैं दोस्तों। एक भाई ने पूछा हुआ था कि INS विक्रांत जो कि एक्सपेक्टेड है 2023 तक सर्विस में आ जाएगा, तो इंडिया क्या प्लान कर रहा है उसके लिए। क्या इंडिया जो INS विक्रांत आएगा उस पर कौन से एयरक्राफ्ट को रखेगा, क्योंकि जब भी कोई एयरक्राफ्ट की डील होती है तो उसमें उस एयरक्राफ्ट को डिलीवर होने में भी 3 से 4 साल का समय लगता है और इवन डिलीवरी 3 साल के आसपास बाद में शुरू होती है और फिर 3 साल और डिलीवरी में, तो टोटल 6 से 7 साल। तो जब हमारा INS विक्रांत आ जाएगा 2023 में तो उसके बाद हम उस पर क्या डिप्लॉय करेंगे। तो इंडियन नेवी का दोस्तों फ्यूचर में 57 एयरक्राफ्ट का, ऐसे एयरक्राफ्ट जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर पे ऑपरेट हो सके, उसको खरीदने का प्लान है। लेकिन अभी तक इसके बारे में कुछ खास हुआ नहीं है। आज की ही अपडेट आई है ऐसी कि यूएस पिच कर रहा है अपने FA-18 हॉर्नेट को और इसके अलावा दूसरा ऑप्शन भारतीय नौसेना के पास जो अच्छा ऑप्शन है उसमें राफेल है। तो यही दो बचे ही हैं, इन्हीं दो में से कोई एक सेलेक्ट होगा अगर कोई भी एयरक्राफ्ट खरीदा जाता है दूसरी कंट्री से। बाकी हमारा खुद का जो तेजस है उसने कैपेबिलिटी तो शो की हुई है कि वो नेवी के लिए काम आ सकता है, लेकिन नेवी का कहना है कि हम सिंगल इंजन जेट को ऑपरेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे तेजस भी हट जाता है। हमारा खुद का जो TDBF है उसको बनने में अभी 7-8 साल लग जाएगा, प्रॉपर ऑपरेशनल होने में। बनेगा, टेस्ट होगा, प्रोटोटाइप बनेगा, बहुत सारी चीजें होंगी, FOC होगा, IOC होगा, फिर FOC होगा, तो कई सारी चीजें हैं। तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो क्या अभी नौसेना क्या करेगी जब हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय हो जाएगा? तो ये सवाल दोस्तों मेरा भी है और हमें गवर्नमेंट से इस चीज का जवाब चाहिए या फिर इंडियन नेवी से चाहिए कि इंडियन नेवी इसके लिए क्या सोच के रखा हुआ है। इंडियन नेवी ने क्या जो MiG-29 है उसी के कुछ यूनिट्स को उस पर डिप्लॉय किया जाएगा? अगर हाँ तो वो एक टेम्पररी सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन ये एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। उसके लिए हमें सेपरेट डील चाहिए, सेपरेट फाइटर जेट चाहिए। हो सकता है कि 57 की जगह हम 40 खरीद ले, 45 खरीद ले, लेकिन उसके लिए सेपरेट चाहिए हमें फाइटर जेट। और हमें यह भी पता है कि भारत का TDBF इसको फुलफिल नहीं कर पाएगा क्योंकि TDBF को आने में अभी बहुत ज्यादा टाइम है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि गवर्नमेंट इस चीज पे ध्यान दे और जल्दी से जल्दी कोई डील इसकी फाइनल हो। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो अगला सवाल ये है दोस्तों कि हैवी वेट फाइटर्स जो होते हैं वो कोई कंट्री क्यों खरीदती है अगर उसे खरीद के हम ज्यादा वेट नहीं ले जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल Su-30 MKI को अगर आप देखते हैं तो वो भी लगभग उतना ही वेट ले जा सकता है जितना कि राफेल ले जा सकता है, या थोड़े बहुत का डिफरेंस हो सकता है। तो उस केस में हैवी वेट फाइटर जेट को खरीदने का क्या मतलब होता है? तो एक्चुअल में दोस्तों अगर इस हिसाब से आप देखते हैं तो कोई मतलब नहीं है, ऑब्वियसली आपकी बात सही है, लेकिन और भी बहुत कुछ मायने रखते हैं। जैसे ही कोई फाइटर जेट हैवी होता है तो उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स ऐड हो जाते हैं। ज्यादा पावरफुल इंजन लगा होता है, ज्यादा उसकी स्पीड होती है, ज्यादा अच्छे तरीके से मैन्यूवर्स परफॉर्म करने की क्षमता होती है, मैक नंबर्स में स्पीड ज्यादा होती है, क्रूजिंग स्पीड ज्यादा होती है, बहुत सारी चीजें और भी मायने रखती हैं। तो ये सारे कई रीजन होते हैं जिस वजह से हैवी वेट फाइटर जेट को खरीदा जाता है। बाकी ऐसा नहीं है कि अगर कोई मीडियम वेट फाइटर है तो वो हैवी वेट फाइटर से इंफीरियर है। किसी मीडियम वेट फाइटर जेट की कुछ क्वालिटीज अगर 19 होती हैं तो वो कुछ क्वालिटीज में हैवी वेट फाइटर से अपग्रेडेड भी होता है। जैसे कि अगर आप राफेल को Su-30 से कंपेयर करते हैं तो कुछ जगह Su-30 जीतेगा, कुछ जगह राफेल जीतेगा। तो दोनों की अपनी अपनी खासियत होती है, लेकिन किसी एक फाइटर जेट को हम ये नहीं कह सकते कि ये हैवी वेट है तो ये खराब है या ये मीडियम वेट है तो ये खराब है। उम्मीद करता हूं कि हावी श्रीवास्तव जी को आपका जवाब मिल गया होगा। खैर अब आते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं एक कमेंट को, जिसको मैंने बहुत दिन से अपने पास सेव करके रखा हुआ है, ये भाई को स्पेशल थैंक्स, क्योंकि इन्होंने बहुत पहले मेरे से कहा था अपना ये कमेंट शोकेस करने को मेरे चैनल पे, तो इनको स्पेशल थैंक्स।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि एमका का नवल वेरिएंट बनेगा या नहीं बनेगा। तो नवल वेरिएंट दोस्तों एमका का बिल्कुल बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं बनेगा, लेकिन उसके लिए पहले उसका जो नॉर्मल वर्जन है जो कि एयरफोर्स यूज करेगी उसका बनना जरूरी है। पहले वो बन जाएगा, फिर हमारी टेक्नोलॉजी और अच्छी हो जाएगी, फिर हम उसको अपग्रेड करेंगे, फिर धीरे धीरे वो चीज आगे बढ़ेगी और वो एयरफोर्स से हटके नेवी में भी आएगा, एयरक्राफ्ट कैरियर पे भी आएगा, लेकिन वो अभी काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मतलब आप 2035 से पहले नवल वेरिएंट की कोई बात नहीं हो सकती, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। खैर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि क्या इंडिया को टेम्पेस्ट जो है एक 5.5 जनरेशन या 6th जनरेशन फाइटर जेट कह लीजिए यूके बना रहा है, जिसे कि यूके ऑब्वियस है कि उसे कुछ टेक्नोलॉजी की भी दिक्कत होगी, साथ ही साथ कुछ पैसों की भी दिक्कत होगी। तो इस वजह से यूके चाहता है कि कुछ और कंट्रीज मिल जाए, जो कि मिलके सारी कंट्रीज एक साथ मिलके जैसे उन्होंने टाइफून बनाया है वैसे ही ये टेम्पेस्ट जो फाइटर जेट है नेक्स्ट जनरेशन ये भी बनाया जाए। ये 5.5 या 6 जनरेशन आप कह सकते हैं, वैसे मेरी नजर में 5.5 ही होगा। खैर, तो कुछ लोगों का पूछना है कि क्या भारत को इसको ज्वाइन करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, भारत को इसको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये भारत की खुद की क्षमताओं पे डिपेंड करता है। क्या भारत अकेला एमका अफोर्ड कर सकता है? अगर हाँ, तो फिर टेम्पेस्ट की ओर जाने की जरूरत क्या है जब हम अकेले वो चीज बना सकते हैं और अफोर्ड कर सकते हैं। खरीदारी के मामले में हम खुद से अफोर्ड कर सकते हैं, हम एमका के प्लान को नहीं, एमका को ऑपरेशनल करके उसे जिंदा रख सकते हैं। हमारे एयरफोर्स की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ऐसा नहीं कि कोई 20-50 की क्वांटिटी में एमका चाहिए कि फिर बाद में हम उसके प्रोडक्शन यूनिट का करेंगे क्या। इंडियन एयरफोर्स को ही 150, 200, 250 की क्वांटिटी में चाहिए होगा एमका, तो इसलिए हम अफोर्ड कर सकते हैं और यही रीजन है कि भारत इस पे काम कर रहा है। तो अगर भारत को यहां पे कोई प्रॉब्लम फील होगा तभी भारत जाएगा टेम्पेस्ट की ओर, नहीं तो कोई लॉजिक नहीं बनता है, क्योंकि भारत ने ऑलरेडी रशिया के साथ जो FGFA का प्रोग्राम था वो छोड़ा हुआ है। भारत के पास ऑप्शन था 5th जनरेशन के लिए रशिया से हाथ मिलाने का, लेकिन भारत ने उसे इसीलिए छोड़ दिया था क्योंकि भारत को अपना खुद का 5th जनरेशन बनाना है फाइटर जेट। तो मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में भारत टेम्पेस्ट की ओर जाने का प्लान करेगा। खैर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक भाई का पूछना है कि क्या रशिया चाइना के साथ मिलिट्री अलायंस कर रहा है या कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, फिलहाल तो कोई खुला ऐसा मिलिट्री अलायंस नहीं है चाइना और रशिया का, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं चाइना और रशिया के रिलेशंस काफी अच्छे हुए हैं अमेरिका के वजह से, क्योंकि दोनों का ही कॉमन दुश्मन अमेरिका है। और इसके अलावा ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत वास्ट टॉपिक है, तो मैं किसी और वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में आपको यही बताता हूं दोस्तों कि कई बार लोगों को लगता है कि इंडिया यूएस की ओर झुक रहा है तो रशिया के साथ गलत कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। रशिया भी कोई भारत के साथ नहीं रहता है। क्या रशिया को नहीं पता है चाइना हमारे साथ क्या कर रहा है? लेकिन उसके बावजूद रशिया चाइना के साथ अलग अलग डील्स करता है। रशिया को पता है कि चाइना उसकी टेक्नोलॉजी चुराता है, उसके बावजूद रशिया बेचता है ना अपनी टेक्नोलॉजी को चाइना को, ताकि चाइना चुरा सके फिर से दोबारा किसी और टेक्नोलॉजी को। तो रशिया भी अपना फायदा देख के चाइना या भारत के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई दोस्ती वोस्ती वाली बात है, वो सिर्फ हाँ ये है कि भारत के साथ थोड़ा पहले से ज्यादा दोस्ती है, तो बस उसकी वजह से एक थोड़ा सा कर्टेसी है, बाकी कोई खास फर्क नहीं देखता है रशिया, चाइना और भारत में। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है। इसके अलावा जो दोस्ती की बात की जाए मिलिट्री अलायंस की, तो बन सकता है, भविष्य में बन सकता है, इसकी बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। और सुनने में यह भी आया है कि रशिया और चाइना मिलके एक सीक्रेट सबमरीन के प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं, जिसके बारे में मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। और ये सीक्रेट सबमरीन का प्रोजेक्ट ही ये बताता है कि रशिया चाइना का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिलिट्री अलायंस है, लेकिन कोई बहुत बड़ा खुल के मिलिट्री अलायंस नहीं है जो कि अमेरिका के विरुद्ध काम करेगा फिलहाल के तौर पे, पर भविष्य में देखा जा सकता है ऐसे अलायंस को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये अगला कोई क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, बेसिकली लास्ट वाला जो Q&A था उसमें मैंने बताया था कि F-35 जो है वो वर्टिकल लैंडिंग तो कर सकता है लेकिन वर्टिकल टेक ऑफ नहीं कर सकता। उस पर कई सारे लोगों ने मुझे लिंक भेजा था, ये जो वीडियो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये दिखाया था मुझे कई सारे लोगों ने, और कहा कि आप देखिए कि वर्टिकल टेक ऑफ हो सकता है F-35 में, जबकि मैंने इससे इनकार किया था। तो दोस्तों अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखते हैं, पूरा वीडियो आप ये YouTube पे देख लीजिए, आपको इसमें ये एयरक्राफ्ट जमीन से ऊपर उठता हुआ दिखाएगा, लेकिन फिर उसके बाद ये एयरक्राफ्ट नीचे जाता है, ना कि वो हवा में उड़ जाता है। टेक ऑफ उसको कहते हैं जो जमीन से ऊपर उड़ के फिर हवाई जहाज अपना उड़ान भरने का काम करे, ना कि ऊपर जाए और फिर 90 डिग्री के एंगल से ही नीचे आ जाए। इसको कोई टेक ऑफ नहीं कहा जा सकता है।
F-35 ने जो काबिलियत यहाँ पे दिखाई है, इसके बाद अगर F-35 आगे बढ़ जाता यानी कि अपनी उड़ान भर लेता जैसे नॉर्मली वो रनवे से भरता है तो उसे टेक ऑफ कहा जाता। इसमें अभी F-35 सक्सेसफुल नहीं हुआ है। ये सेम इंजन है जिसके थ्रू वो लैंडिंग करता है वर्टिकल, उसी तरीके से वो थोड़ा सा ऊपर उठा था F-35 के इस कारनामे को आप वर्टिकल टेक ऑफ नहीं कह सकते। तो अभी भी F-35 वर्टिकल लैंडिंग वाला ही एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा बढ़ते हैं आप अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन एक भाई ने पूछा हुआ था कि Su-30 MKI में कितने ब्रह्मोस लग सकते हैं। ब्रह्मोस जो एयर टू ग्राउंड मिसाइल है, तो ब्रह्मोस देखिए दोस्तों काफी बड़ी मिसाइल है, तो अभी के लिए Su-30 MKI में एक ही ब्रह्मोस लग सकता है क्योंकि उसका वजन काफी ज्यादा है। इतना ज्यादा है कि उसे सिर्फ Su-30 MKI में ही लगाया जा सकता है। तेजस में अगर आप लगाना चाहेंगे तो आप नहीं लगा पाएंगे क्योंकि उसका वजन ज्यादा है, उसकी लंबाई चौड़ाई ज्यादा है। यही रीजन है जिसके लिए जो ब्रह्मोस है उसका अगला वर्जन बन रहा है जो कि तेजस जैसे फाइटर जेट में लगेगा, जिसे कि हम आप ब्रह्मोस NG के नाम से जानते हैं। NG कहां तक पहुंचा है, ब्रह्मोस 2 का क्या अपडेट है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, एक लिंक आई बटन पे मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो यही रीजन है दोस्तों। तो अभी के लिए Su-30 MKI हैवी वेट फाइटर है, उसके बावजूद एक ही ब्रह्मोस ले जा सकता है, लेकिन ब्रह्मोस के साथ जो बाकी एयर टू एयर मिसाइल्स हैं वो लेके उड़ सकता है Su-30 MKI, लेकिन ब्रह्मोस फिलहाल एक ही लेके उड़ सकता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है दोस्तों एक भाई का जो पूछना चाहते हैं कि ब्रह्मोस इतनी अच्छी मिसाइल है तो उसका कोई एयर डिफेंस सिस्टम हम क्यों नहीं बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो एक ऐसी मिसाइल होती है जो कि ग्राउंड पे काम करती है, मतलब कि ग्राउंड टू ग्राउंड होती है, जैसे कि ब्रह्मोस है वो ग्राउंड से लॉन्च होती है, मतलब एयर वर्जन को अभी हम छोड़ते हैं क्योंकि जो एयर वाला है वो भी एयर टू ग्राउंड पे ही काम करता है, मतलब कोई एरियल टारगेट ब्रह्मोस नहीं इंगेज करता है। जैसे कि ब्रह्मोस अभी किसी फाइटर जेट, ड्रोन या मिसाइल ऐसे किसी टारगेट को, ना ही किसी फ्लाइट से, ना ही जमीन से, ना ही पानी से, ऐसे टारगेट को ब्रह्मोस अभी नहीं मार सकता। तो ऐसे मिसाइल को इसमें कन्वर्ट कर देना कि वो किसी एरियल टारगेट को मार दे, वो काफी ज्यादा टफ होता है। वहीं अगर आप किसी एयर टू एयर मिसाइल को अगर आप एयर डिफेंस सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो आसान होता है। इसीलिए आपको जो अस्त्रा हमारे एयर टू एयर वर्जन है उसको आप QRSAM के फॉर्म में देख सकते हैं कि उसका बन रहा है जो शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जो कि छोटे मोटे टारगेट्स को इंगेज करेगा कम दूरी में, 100-150 किलोमीटर की दूरी में इंगेज करेगा। तो DRDO उस पर तो काम कर रहा है, लेकिन ब्रह्मोस पहले तो एक अलग प्रोजेक्ट है, हमने रशिया के साथ काम शुरू किया है, अकेले का नहीं है। सबसे पहली बात तो ये, तो अकेले हम फैसला नहीं ले सकते, रशिया के साथ लेना है तो काफी ज्यादा उसमें उनसे भी डिस्कशन करना होगा हमें। हमारे पास खुद के ही कई सारे प्रोग्राम है सरफेस टू एयर के, तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कि ब्रह्मोस सरफेस टू एयर वर्जन बनेगा, इसकी कोई जरूरत है, और ना ही फिलहाल अभी DRDO इस पे काम कर रहा है, और मुझे नहीं लगता कि भविष्य में इस पे कोई काम होने वाला है। तो ये एक हाइपोथेटिकल थियरी हो सकती है कि ब्रह्मोस जो है वो सरफेस टू एयर में कुछ बनेगा। खैर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत क्या नाटो की तरह कोई अलाई बना सकता है। जैसे नाटो एक संगठन है जिसमें 8 देश जुड़े हुए हैं, वो सारों ने व्यवस्था करके रखी कि भाई एक के ऊपर अटैक होगा तो माना जाएगा सबके ऊपर अटैक हो गया। ऐसे कुछ पैक्ट्स हैं दोस्तों, रशिया के भी पैक्ट हैं जिसमें कि अर्मेनिया भी है उसका मेंबर। आप देखिए अर्मेनिया की युद्ध चल रहे हैं अजरबैजान के साथ, लेकिन कोई सपोर्ट करने नहीं आया है, रशिया भी नहीं आया, और बाकी के भी जो 5 मेंबर और हैं वो भी सपोर्ट करने नहीं आए हैं। तो पैक्ट तो होते हैं, भारत भी पैक्ट कर सकता है ऐसा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारे आस पड़ोस की जो कंट्रीज हैं वो बहुत अच्छी कंट्रीज है, जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, ईरान है, ये सब इतनी अच्छी हैं, इनसे हम क्या मिलिट्री अलायंस करेंगे। भारत इस ओर काम कर रहा है, क्वाड इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। क्वाड के थ्रू हो सकता है, आज क्वाड के थ्रू आपको दिखता है कि एक मालाबार एक्सरसाइज होती है जिसमें अमेरिका, जापान और भारत है, अब ऑस्ट्रेलिया भी इस बार से आ जाएगा नवंबर में जो एक्सरसाइज होने वाली है उसमें। अभी ये सिर्फ मिलिट्री एक्सरसाइज है, ना कि कोई मिलिट्री अलायंस है, लेकिन भविष्य में चाइना की वजह से ये जो क्वाड है यही एक मिलिट्री अलायंस में कन्वर्ट हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। इसके अलावा कोई अलायंस मुश्किल है क्योंकि हमारे आस पड़ोस के देश बहुत अच्छे हैं, तो यही अलायंस आपको भविष्य में देखने को मिलेगा और होना भी चाहिए ऐसा अलायंस। आई सपोर्ट कि भारत भी नाटो जैसा कोई अलायंस बनाए जो कि क्वाड हो सकता है। खैर आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। आपका कोई सवाल हो तो आप उसे Q&A के ही एपिसोड में पूछिए, मुझे ट्विटर पे पूछ सकते हैं या
इंस्टाग्राम या फेसबुक, सबकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं वहां से क्वेश्चन उठाता हूं या अपने Q&A वाले एपिसोड से ही। तो या तो मैं यहां से उठाऊंगा या पहले वहां से उठाऊंगा। तो ज्यादा प्रायोरिटी मेरी वहीं की होती है क्योंकि वहां पे कम लोग आते हैं। तो आपकी चॉइस, जहां चाहे आप कोई सवाल हो आप पूछ सकते हैं। मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले किसी Q&A के एपिसोड में, जिसमें मैं आपके भी सवालों का जवाब देता हुआ दिखाई दूंगा। नमस्कार, जय हिंद।